हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल एस के मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर सभी का स्वागत है। फिर सभी छात्रों को उन सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और ऐसे छात्र छात्राएँ जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और लेटेस्ट जो वीडियो डालेंगे वो भी आप तक पहुंचती रहेगी। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है, आपको सेंड करना पड़ता है पर्सनली। ओके, तो आज की इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर 9 में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या क्या पढ़ा था, एक बार बताता हूँ मैं आपको। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण, वेग स्थिरांक के क्या होता है, चौथा अर्धायु काल पढ़ा था, और इसके लिए क्या ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफ के माध्यम से हम अभिक्रिया की कोटि को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी आप वीडियो लगातार देखिएगा, कंटिन्यू पूरी वीडियो देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द टुडे टॉपिक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, पहला सवाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि अब किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक बस याद रखिएगा, एक जनरल फार्मूला R = K⁴n। ये क्या हो जाता है, ये क्या हमारा वेग समीकरण है। n कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। तो प्रथम कोटि का मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर अभिकारक एक ही सांद्रता कितने अनुभाग लेंगे, एक अनुभाग लेंगे। इन डेफिनेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आप बनाना सीखिएगा, रटना नहीं है। किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है, आपको कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं लगानी है। सबसे पहले क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आप कुछ भी करिए, रटिए, आप ट्रिक लगाइए। इज दैट क्लियर। देखिए n बराबर कितना हो जाएगा प्रथम कोटि के लिए, 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यानी वह अभिक्रिया n बराबर 1 है। मतलब क्या हुआ, यानी अभिक्रिया के इस वेग के निर्धारण में अभिकारक का एक अनुभाग ले रहा है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण में अभिकारक का सिर्फ एक अनुभाग लेता है, यानी एक अणु की सांद्रता जो होती परिवर्तित होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक का एक अनुभाग लेता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, तो देखिए अब हम लोग आज क्या करते हैं, समाकलित वेग समीकरण, इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा समाकलित। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन जिन लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ ली है उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। जिस तरह से हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ा था, सेम वैसे हम इसका डेरिवेशन तो करने जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं। तो अगर आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली, ये आप इजीली आप कर लें। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, क्योंकि इसमें क्या लेना पड़ेगा हमको, रेट इक्वेशन। हमें इसमें क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, यानी कि समाकलन हमें इसमें करना पड़ता है। इसलिए इसका नाम क्या है, समाकलित वेग समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का डेरिवेशन कीजिए। माना लेट ये कोई रिएक्शन है ए, और इससे क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। इज दैट क्लियर। सेम हम लोग वैसे तो करेंगे, थोड़ा मैं साइड से तो लिखता हूं ताकि डबल पोर्शन में आ जाए। लेट ये रिएक्शन है, इससे क्या बनना है, कोई प्रोडक्ट ABCD कुछ भी आप बना लीजिएगा। ये फॉर्म हो रहा है। इनिशियल में क्या किया, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर ए की सांद्रता कितनी होगी, A0 मान ली। प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0 मान लिया।
समय t पर, यानी अगर हम t बराबर t ले लें और ये मान लेते हैं कि इसकी स्थानांतरण परिवर्तन कितना हो जाए, at के बराबर हो जाए, या मैं इसको क्या मान सकता हूँ, अगर मैं इसको स्मॉल a अगर मैं इसको मान लूँ, ठीक है ना, और यहाँ से मैं इसको मान लूँ कि यहाँ से क्या रहेगा, a माइनस एक्स रहेगा, ऐसा ही मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए मैं एक ही चीज लेता हूँ बस, a नॉट, और यहाँ पर क्या बन गया, कोई इसका प्रोडक्ट में मान लेता हूँ, इसको प्रोडक्ट को मैं b मान लेता हूँ, और यहाँ पे फॉर्म हो गया मान लिया bt। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी समीकरण रासायनिक क्रिया के लिए दो प्रकार से दर समीकरण लिखनी आती है हम लोगों को, दो तरीके से। एक तो क्या होता है, एक तो लिखते हैं जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित की होती है वेग समीकरण, दूसरा क्या है, हम इस अभिकारक को देख करके लिख सकते हैं, अभिक्रिया को देख करके लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, यानी हम इसकी दर को दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, माइनस dA अपॉन dt, यानी अभिक्रिया की दर रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा माइनस dA अपॉन dt। इतना शायद सभी बच्चे जानते होंगे कि माइनस dA अपॉन dt कैसे लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट दूसरा तरीका दो क्या है, एक तरीका ये हो गया, इसको फर्स्ट लिख देता हूं मैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम वेग नियम से अगर दो लिखें, वेग नियम मैंने बता चुका हूं जो प्रयोगों पर निर्धारित होता है, प्रयोगों के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन आप ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग आसानी से वेग समीकरण लिख सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इसके वेग समीकरण क्या हो जाएगी, रेट बराबर क्या हो जाएगा, k, और एक की पावर उस शून्य कोटि में यहाँ पे क्या आ गया था, 0 आ गया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना शायद समझ में आ गया। देखिएगा मैंने कोई समीकरण लिख ली, a से क्या बनना है b, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन a मान ली, इस a बत्ती बराबर 0 पर, t समय पर मैंने at मान ली, और ये मान लिया कि bt यहाँ से फॉर्म हो गया। दर लिखने के मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका देखो क्या है, ये डिफरेंशिएशन वाला है। पहला तरीका क्या है, रेट को हम किससे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके, यानी कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग मैंने दो लिख दिया, माइनस डी अपॉन डी टी। डी फॉर यहाँ पे क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखिए लिख दिया मैंने, रेट बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, k, और a की पावर कितनी हो जाएगी, 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? इसको लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, मेन बस प्रोसेस हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। आप मेरे साथ कॉपी पे लेकर बैठिए, वीडियो को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 2-3 बार डेरिवेशन कीजिएगा, निश्चित आपसे हो जाएगा। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दें, इक्वल कर दें, इधर भी रेट है इधर भी रेट है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करें, इक्वल कर दें, बराबर कर दें। मेन जो हमारा स्टार्टिंग है वो क्या है, वो यहीं से होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए r बराबर माइनस डी अपॉन डी टी है, तो यहां पर मैं क्या तो लिख दूं, माइनस समीकरण 1 बार 2 से क्या हो जाएगा, रेट बराबर वो क्या हो जाएगा, यहां से चलिए यहां पे लिखता हूं मैं, समीकरण 1 बार 2 से 2 क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू ए। इज दैट क्लियर? माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए। अब क्या करते हैं, इस ए को इधर ले आते हैं, ये को माइनस डी अपॉन ए को इधर लेके ले आइए, डी टी को इधर ले जाइए, क्या हो गया, के डी टी हो गया। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम जैसे वहां हम लोगों ने किया था, इंटीग्रेशन किया था समाकलन करने में, समाकलन
करने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन, ओके, टेकिंग इंटीग्रेशन, दैट क्लियर। तो देखिएगा समाकलन हमें इसका करना है, तो समाकलन का हम पहले चिन्ह देखो लगा लेते हैं, माइनस, और ये चिन्ह किसका होता है, समाकलन का होता है dA अपॉन a हो गया, के यहाँ पे कांस्टेंट है इसका k ही रहेगा, फिर भी आप चाहे तो पूरे में समाकलन लगा सकते हो, नहीं तो मैं k को बाहर लिख लेता हूं, और यहाँ पे a dt, इज दैट क्लियर। अब देखिएगा यहां पर क्या है, माइनस dA अपॉन a इक्वल टू k dt है, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है। डी फॉर क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मैथ के बच्चे जानते हैं कि ये चिन्ह किसका है, समाकलन का है, और डी किसका है, अवकलन का है। और समाकलन और अवकलन क्या है, दूसरे को अपोज करते हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो देखिए क्या हो जाता है, यानी डी और इंटीग्रेशन का जो साइन है एक दूसरे क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। शायद जो मैथ के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा कि dx अपॉन अगर x अगर लिखा होता है तो इसका इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाता है, dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln x माइनस ln x, ये हो जाता है ना, शायद आप लोगों को पता होगा इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, ln x हो जाता है। तो इसी तरह से dA अपॉन a का क्या हो जाएगा, ln यानी नेचुरल लॉग e हो जाएगा लॉगरिथम। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मैं दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ओके, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, अब इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना, नेचुरल लॉग e, लॉग बेस e, और क्या हो जाएगा a, अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लेंगे, क्योंकि a dA अपॉन a जो है, यानी a का जो है, a देखिएगा a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, सांद्रता है a हमारी, तो इस सांद्रता में परिवर्तन t बराबर 0 पे क्या है, a0 है, और t समय पर क्या है, at है, यानी क्या करेंगे इसमें हम लिमिट यूज करेंगे, लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी, a0 हो गई, और अपर लिमिट क्या हो गई, at हो गई, जैसे हमने पीछे किया था। इसी तरह से इसका तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, माइनस साइन लगा लीजिएगा, k हो जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, इनिशियल 0 हो गई, अपर लिमिट कितनी हो गई, t हो गई, ठीक है ना। सॉल्व कीजिएगा इसे तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a t माइनस a0, इज दैट क्लियर। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी इसका ln e का हो जाएगा, dx अपॉन x का हो जाएगा ln x, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, ln e नेचुरल लॉग at माइनस a0, यानी लॉग बाहर है, at माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, और 0 माइनस t हो जाएगा, तो t रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, नेचुरल लॉग ln at माइनस नेचुरल लॉग बेस a0 बराबर माइनस का kt, इज दैट क्लियर। इतना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहां तक का ले लीजिएगा, ln at माइनस ln a इक्वल टू माइनस kt हो गया। वहीं पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा शायद, अब मैं इसको कंटिन्यू यहीं पे कर देता हूं। इसको देखिए माइनस ln a0 को इधर दो ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ln नेचुरल लॉग e बेस e at इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस kt प्लस नेचुरल लॉग बेस e इंटू a0,
इज दैट क्लियर? इसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। यही क्या हो गई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हो गई ln e at इक्वल टू माइनस kt प्लस ln ए नेचुरल लॉग e इंटू ए नॉट। इज दैट क्लियर? हम at की जगह यहाँ पर a भी यूज कर सकते हैं, टाइम t पर है तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार पूरे को फिर से आप देख लीजिएगा पुनः। एक क्रिया मान ली प्रथम कोटि की, ए से देखिए क्या देखो बी बन रहा है, टी बराबर 0 पर कंसंट्रेशन ए नॉट मान ली, ये 0 मान लिया, फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। फिर टी बराबर टी पर क्या कंसंट्रेशन हो गई, ए टी मान ली, प्रोडक्ट बी टी बना, या ए माइनस एक्स भी ले सकते हैं। रेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन वाला माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू रेट बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, दूसरा क्या रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने दो लिख दिया। रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने तो क्या दो लिखा है, इधर देखिएगा, तो रेट आर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन वाला हो गया, तात्क्षणिक दर मैंने लिख लिया। आर बराबर क्या हो गया, के ए हो गया, ये क्या हो गया समान वेग समीकरण के अनुसार जो प्रयोगों पर आधारित है। यहाँ पे घात कितनी होगी, एक। समीकरण 1/2 से देखिएगा, 1/2 से बराबर किया दोनों को, डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया माइनस के डी टी हो गया, के हो गया, यानी क्या किया इसमें समीकरण 1/2 को देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन था, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं था, तो क्या किया दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी यहाँ से माइनस हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया, डी अपॉन ए इक्वल टू के डी टी हो गया। समाकलन को करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाया, डी अपॉन ए इक्वल टू माइनस के डी टी, के कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिया, डी टी का हमको समाकलन करना है, यहाँ पे डी अपॉन ए का करना है। एक फॉर्मूला है शायद सारे बच्चे जानते हैं, dx अपॉन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है ln e इंटू एक्स, यानी नेचुरल लॉग e x। इज दैट क्लियर? वही मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा दिया, कुछ नहीं किया है, ln e यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, और a। अब यहाँ पर क्या है, ये को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट हमको यूज दो करनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हो गई, ए नॉट होगी, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, ए नॉट थी, और टी समय पर हमने क्या मान ली, ए टी मान ली, या सिर्फ ए मान सकते हैं, इक्वल टू माइनस के, 0 प्रारंभिक समय कितना लिया 0, टी समय पर टी ले लिया। फॉर्मूला होता है अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln e बराबर क्या हो गया, ए टी माइनस ए नॉट हो गया, इक्वल टू माइनस के टी हो गया, ln ए टी बराबर क्या हो गया माइनस ln e ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ln e ए नॉट में इधर 2 ले गया, प्लस में हो जाएगा, तो ln नेचुरल लॉग e इन ln e का मतलब क्या हुआ, लॉग बेस e, नेचुरल लॉग n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग, मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया नेचुरल लॉग, इक्वल टू क्या हो गया माइनस के टी प्लस ln e। ये क्या होती है, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। ये क्या कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। और इस फॉर्म को हम यूज करेंगे, y बराबर mx प्लस c, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस समीकरण को हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग इसमें और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। इस दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैंने फिर से समाकलित वेग समीकरण दो लिख लेते हैं, ln e a t इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। अब क्या करना है, हमें इस नेचुरल लॉग e को कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 की फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एक फॉर्मूला होता है ln e बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ इसको लॉग कह सकते हैं, नेचुरल लॉग लिख लें, चाहे लॉग बेस e कहते हैं। तो लॉग बेस e या नेचुरल लॉग e बराबर क्या होता है 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। यानी अगर हमको नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। तो वही मैं तो कर रहा हूं, अब इसको करता हूं मैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303
हम उसको क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 लिखेंगे, इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग बेस 10 और क्या हो गया ए नॉट। इस दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा शायद। अब देखिए क्या करें, पूरी इक्वेशन में हम अगर 2.303 से डिवीजन कर दें, ठीक है ना, 2.303 से तो डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लॉग बेस 10 ए। इज दैट क्लियर? अब यहां से देखिए मैं क्या करूं, मुझे क्या देखो निकालना है, के देखो निकालना है, वेलोसिटी कांस्टेंट के हमको यहां से दो निकालना है, तो यहां से के टी बराबर दो क्या हो जाएगा, हम के टी को अगर इधर देखो ले आए, इस के टी को क्या करें, इधर देखो ले आते हैं, ठीक है ना। जब के टी को हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी के टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2.303 इंटू 80 माइनस, अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तो करता हूं, अब मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, तो के टी बराबर तो क्या हो जाएगा 2.303, के टी को, इसको पूरे को मैं के टी को इधर लाया, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक लॉग ए टी को इधर लाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, और लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस लॉग बेस 10 80। इज दैट क्लियर? या के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, आपने पढ़ा होगा लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम अपॉन एक्स ए अपॉन 80। इज दैट क्लियर? हम इस 80 की जगह हम ए भी यूज तो कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं इसको क्या दो लिख सकता हूं, और मैं इसको क्या दो लिख दूं, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए भी लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के समीकरण की स्थापना कीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वेलोसिटी या रेट कांस्टेंट के ये डेरिवेशन बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मैं 2-3 फॉर्म्स हैं वो लिखता हूँ अभी फटाफट। देखिए क्या है इसमें, इसको हम क्या और दो लिख सकते हैं, ये देख, अगर हम ए नॉट बराबर ले लूँ स्मॉल ए, और ए टी बराबर अगर ले लूँ ए माइनस एक्स, तो के बराबर समीकरण तो क्या हो जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, एक समीकरण होगी। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या है, अगर ये सांद्रता आयतन जब टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे अनुमापन में क्या होता है, हमें सांद्रता जो है आयतन के रूप में निकालनी होती है, यानी अगर आयतन की फॉर्म में अगर दिया हो, यानी अगर ए नॉट बराबर क्या हो बी नॉट हो, और ए टी बराबर अगर क्या हो डी टी हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बी नॉट अपॉन बी टी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर ये जो कंसंट्रेशन है और फॉर्म में हो सकती है, प्रेशर के रूप में भी हो सकती है, तो प्रेशर की फॉर्म में भी फॉर्मूला बन जाता है। यहां पर एक फॉर्मूला और भी दो बन जाता है, इसी तरह से के बराबर 2.303
अपॉन टी लॉग बी नॉट अपॉन बी इन्फिनिटी माइनस बी टी। ये फॉर्मूला ए भी दो बन जाता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 सभी में लगा लीजिएगा बी इन्फिनिटी अपॉन बी जीरो अपॉन बी नॉट बी इन्फिनिटी माइनस बी टी, यानी जीरो समय पर बी नॉट आयतन हो गया, टी समय पर बी टी हो गया और इनफाइनाइट टाइम इंटरवल पर क्या हो गया बी इनफाइनाइट हो गया आयतन की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब क्या हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। ओके, अब क्रिया का अर्धायु काल किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक का डेरिवेशन कीजिए, व्युत्पत्ति कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अर्धायु काल कहते किसे हैं। अर्धायु काल का मतलब क्या हुआ, यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, अर्थात 50% रह जाता है, यानी 50% अपघटित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया का अर्धायु काल। यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी आपको शायद पता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी 1/2 से। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो चलिए करते हैं। अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वेग स्थिरांक के बराबर क्या था 2.303। सभी को इक्वेशन याद करनी है। के बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन, चाहे 80 मान ले चाहे सिर्फ ए लिख लें। इज दैट क्लियर? 80 लिख लीजिएगा, या ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है ना? सिर्फ क्या करना है, टी बराबर तो क्या हो जाएगा, टी 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना? यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। मान लिया कि ये समय 80 पर सांद्रता कितनी रह जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी है? ए नॉट है। इज दैट क्लियर? कितनी रह गई? आधी, यानी ए नॉट बटे 2। बस इतना ही आपको करना है। टी बराबर टी हाफ वैल्यू पुट कर देनी है और टी समय पर जो सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। बहुत आसान है। अब टी और ए टी की वैल्यू क्या करेंगे? इस समीकरण में रख देंगे। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी 1/2 हो गया। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 है। अब यहां पर ए नॉट है ऊपर, इसको ए नॉट रहने दीजिएगा और ए टी के स्थान पर क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2। सांद्रता इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे, ए नॉट अपॉन 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ये ऊपर देखिए पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा यहीं पर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10। 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ए नॉट से ए नॉट ये देखो कैंसिल हो जाएगा, लॉग बेस 10 इंटू 2। और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है शायद पता होगा आप सभी को। लॉग 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो लॉग 2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूं। तो के बराबर क्या हो गया 2.303 अपॉन टी हाफ, लॉग 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.3010। इज दैट क्लियर? 3010 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के बराबर कितना हो गया 0.6932 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ बराबर तो क्या हो जाएगा 0.6932 अपॉन के। वेरी इजी, सो इजी।
टी बराबर टी हाफ बराबर क्या हो गया 0.6932 अपॉन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब शायद एक बात तो सभी के समझ में आ रही होगी कि टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे के पूरे समीकरण में देखिएगा कहीं भी आपको सांद्रता का कोई भी टर्म नहीं आया है, ना इनिशियल कंसंट्रेशन आई है ना टी समय पर आई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इज दैट क्लियर? जबकि जीरो ऑर्डर का क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन से। फिर एक बार देख लीजिएगा के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन के टी। प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है, आप a अपॉन a माइनस एक्स मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। टी बराबर टी हाफ रखेंगे, ए टी बराबर a नॉट अपॉन 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन 2। सॉल्व किया इसको, a नॉट से a नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। लॉग बेस 10 इंटू 2, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू कितना आया 0.6932 अपॉन के। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ के द्वारा आप सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, वो हम लोग करते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रदर्शन। तो इसके लिए पहले हम इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी क्या थी, लॉग बेस 10 ए टी बराबर क्या थी माइनस के टी अपॉन 2.303 लॉग बेस प्लस लगाइएगा 10 ए नॉट। ओके, इसका बेटी लगा लीजिएगा कंसंट्रेशन की फॉर्म में। तो ये था, ये क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमारा ये आया था। अब क्या करना है, हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत ही आसान है। हम इसकी कंपेयरिंग किससे करें, y बराबर mx प्लस सी से करेंगे। इज दैट क्लियर? y बराबर mx प्लस सी से इसकी कंपेयरिंग कीजिएगा। इक्वेशन कहाँ से हम लोग पीछे कर चुके हैं इसका डेरिवेशन। तो y बराबर mx प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, y अक्ष पर क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 a t आ जाएगा, t समय पर सांद्रता हो जाएगी। m बराबर क्या होगा, x अक्ष पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और इतना ये क्या आ जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, यानी m के बराबर हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देता हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 a t हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, m बराबर देखिए क्या हो जाएगा इसमें माइनस के अपॉन 2.303। ये क्या हो जाता है इसका इंटरसेप्ट, सॉरी स्लोप हो जाता है, ये ढलान हो जाएगा। और इसमें c बराबर क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 a हो जाएगा, ये नॉट। इज दैट क्लियर? शायद आपको समझ में आया होगा। तो मैं आगे इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, तो ग्राफ हमें किससे प्लॉट करना है, लॉग बेस 10 80 वर्सेस स्मॉल टी। ओके, कीजिएगा। बाई एच और एक्स एच हो गया, ये हो गया लॉग बेस 10 80 और ये क्या हो गया टी कंसंट्रेशन हो गई। ये हमको ग्राफ को प्लॉट करना है, थोड़ा तो देखिएगा ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, y बराबर mx प्लस सी एक लाइन का ग्राफ होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो ग्राफ हमारा इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस मानक से, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ये माइनस है, इन m की वैल्यू यानी माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है ना। यानी ये वैल्यू हमारी किसमें है, t जो है किसमें है, माइनस में है। और जब भी माइनस में होगा तो शायद आपको पता है ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा,
यहाँ ऊपर से ऐसे स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से। और इसका ये जो इंटरसेप्ट आएगा, इतना जो अंताखंड होता है जो वाई अक्ष पे काटता है, ये तो log/10 की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? इसका जो स्लोप होगा, डायरेक्ट आप ग्राफ देख करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। देखिएगा अब इसका जो ढाल होगा, स्लोप बराबर हो गया -a 2.303। इसको क्या बोलते हैं? ढलान बोलते हैं, ढलान या ढाल, जो भी आप बोलते हैं। इस स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? -k/2.303 के बराबर आएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपसे डायरेक्ट जो है इस ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी स्लोप की वैल्यू पूछ लेगा कितनी है, k का मान दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये सब कुछ दिया हुआ है, पूछ लेगा स्लोप कितना होगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है। तो देखिए log/10 AT और t के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा? इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा, वाई अक्ष से स्टार्ट होगा ऊपर से नीचे की तरफ, और इसका ढलान होगा वो k/2.303 के बराबर आएगा। और इंटरसेप्ट अंताखंड होगा, जो ऊपर बचा हुआ भाग है, ये log/10 A0 के बराबर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने का। नेक्स्ट इसमें ग्राफ, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था k बराबर 0.6932 अपॉन k, मैं इसको t हम लिखता हूं, ठीक है ना, k। यानी ये क्या था? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक था, डेरिवेशन था। अब अगर हम इसमें अगर ग्राफ प्लॉट हम करें, यानी समय t और अभिकारक की सांद्रता, अब देखिए इसमें तो सांद्रता का कहीं टर्म ही नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में? कंसंट्रेशन यानी A, कोई भी कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन A और t½ के बीच में, तो क्या तो ग्राफ हो जाएगा। शायद समझ में आ रहा होगा। जब कोई चीज इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है, तो क्या होता है? यहां से इस तरह से एक लाइन, इस तरह से ग्राफ आएगा, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से पैरेलल लाइन आती है। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा ग्राफ। एक छोटा सा एक टर्म इसमें और दो रह गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ठीक है ना, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, वो मैं बता रहा हूं, जरा आपको ध्यान से देखिएगा। तो इसकी देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है हिंदी में, बट कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो क्या हो जाएगी, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं। ln क्या आता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारा a इक्वल टू -kt प्लस ln a0। ये तो आई थी समाकलित वेग समीकरण, ये आई थी ना, क्लियर। इसको इधर ले आइएगा, ln at माइनस ln a0 इक्वल टू -kt। इज दैट क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं, ln m माइनस x, ln x तो क्या हो जाता है, m अपॉन x की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln at अपॉन a0 इक्वल टू -kt। अब क्या करते हैं, इसमें एक थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स लगाना है, एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाता है, यानी कि बेस e, ये तो हमारा बेस e की फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर हम इसको बेस e की फॉर्म में तो लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका बेस e की फॉर्म तो क्या होती है, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ln एक फॉर्मूला है e, ठीक है ना, x अपॉन y, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी e बेस लगाया यहाँ पर, e बेस यहाँ पर भी,
ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है एक इसके बराबर होता है x/y के बराबर हो जाता है। यानी दोनों पे ई लगाएंगे हम, यानी इधर भी हम एक्सपोनेंट की फॉर्म लिखेंगे, ई ऐसे इधर भी लगा लेंगे बेस में, और इधर ऑलरेडी ई एक लगी हुई है, और यहाँ पे क्या AT/A0 है इक्वल टू ई की पावर माइनस KT। यानी दोनों तरफ मैंने बेस में क्या लगा दिया, ई लगा दिया, ई फॉर एक्सपोनेंट। इज दैट क्लियर? इधर भी लगा दिया इधर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बचा, AT/A0 इक्वल टू ई माइनस KT। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या ए बराबर लिखूं सिर्फ, A0 को इधर ले जाइए, ई की पावर माइनस KT। This is the exponential form of first order of reaction. It is very important for quantitative view and IIT or NEET। तो इसमें भी क्या होता है, ग्राफ पूछा जाता है आपसे, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप। अब अगर हम इसमें एक ग्राफ को प्लॉट करें, इसके लिए भी यानी ए कंसंट्रेशन बराबर क्या हो गया, A0 ई की पावर माइनस KT, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन A और वर्सेस T के बीच अगर हम इसमें ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, तो चूंकि माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन इसमें लगा हुआ है, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है इस तरह से कुछ आता है, स्लोप लिया हुआ इस तरह से, स्लोप पहले क्या होगा, इस तरह डिक्रीज होता जाएगा, फिर ऐसे इस तरह से। इस तरह से क्या होता है, ये इसका ग्राफ होता है। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, याद कीजिएगा, समझिएगा टॉपिक्स को, तो आपको समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में आएगी। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा क्या है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे कुछ किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा नया। आगे भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, आगे भी आपको सेंड करते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स भी लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।